हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल। आज हम बात कर रहे हैं अपनी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है स्थिरावेश और वैद्युत क्षेत्र। तो इसमें सबसे पहले हम जो हेडिंग लगाएंगे उसका नाम है वैद्युतिकी। वैद्युतिकी, ये वैद्युतिकी होता क्या है, कैसे काम में आती है, इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, वैद्युतिकी क्या है? हमारी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम आवेश के बारे में पढ़ते हैं और उससे उत्पन्न प्रभावों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वैद्युतिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश और आवेश से संबंधित और आवेश से उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करते हैं। वैद्युतिकी कहलाती है। वैद्युतिकी कहलाती है। अच्छा, हम इसमें क्या पढ़ेंगे? आवेश पढ़ेंगे और आवेश के जितने भी प्रभाव होंगे, जैसे वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इन सभी के बारे में बात कर रहे होंगे वैद्युतिकी में। अच्छा, वैद्युतिकी, जैसे वैद्युतिकी तो भौतिक विज्ञान की शाखा है और इसकी भी वैद्युतिकी की भी दो शाखाएं होती हैं। वैद्युत की भी कितनी शाखाएं होती हैं? दो शाखाएं होती हैं। एक का नाम है स्थिर वैद्युतिकी और दूसरी का नाम है धारा वैद्युतिकी। कौन सा नाम है? धारा वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में क्या पढ़ते हैं? हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में हम किस कौन से आवेश का अध्ययन करते हैं? स्थिर आवेश का। इसमें हम अध्ययन करते हैं स्थिर आवेश का। हम धारा वैद्युत की बात करते हैं तो इसमें हम अध्ययन करते हैं गतिमान आवेश का। कौन सी आवेश का? गतिमान आवेश का अध्ययन करते हैं। हम बात कर रहे हैं वैद्युतिकी के बारे में। वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम आवेश और उससे संबंधित प्रभावों का अध्ययन करते हैं। अच्छा, साथ ही हम बात करें वैद्युतिकी, तो वैद्युतिकी की भी अपनी दो शाखाएं होती हैं। एक तो नाम है स्थिर वैद्युतिकी, एक है धारा वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में हम बात करते हैं स्थिर आवेश के बारे में और धारा वैद्युतिकी में बात करते हैं गतिमान आवेश के बारे में। ये हमारा हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अच्छा, एक बात आपने ऑब्जर्व की कि हम हर एक बार देखो, यहाँ पे हमने लिखा आवेश, हमने यहाँ पे लिखा आवेश, हमने यहाँ पे लिखा आवेश, हमने यहाँ पे लिखा आवेश। ये आवेश है क्या जिसके बारे में पढ़ना है उसके बारे में तो समझ लें। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। एक मोटा आदमी, एक पतला आदमी है और कहते हैं ओए बेटे कहाँ जा रहा है? मोटा आदमी होगा तो, और पतला हुआ आदमी होगा तो 100 ग्राम 200 ग्राम इस टाइप का नाम रखते हैं, सूखा नाम रखते हैं। इस टाइप के घर में तो घर में और फ्रेंड के नाम रखते हैं। और आप में से शायद एक दो हो भी सही, इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि मोटा आदमी अपने मोटापे को पतले आदमी को दे दे, या पतला आदमी अपने सूखेपन को किसी मोटे आदमी को दे दे? नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक वस्तु का अपना खुद का द्रव्यमान, अपना खुद का भार होता है जो कि किसी और को नहीं दे सकता। ये अपने अंदर का गुण है, अपने अंदर की प्रॉपर्टी है। मोटा है तो मोटे के अंदर की प्रॉपर्टी है, पतला है तो पतले के अंदर की प्रॉपर्टी है। पतला वाला जो व्यक्ति अपने मांस को मोटे वाले को नहीं दे सकता और मोटा वाला व्यक्ति अपने मांस को पतले वाले को नहीं दे सकता, क्योंकि अपने अंदर का गुण है। ऐसे ही एक गुण है अपने अंदर का आवेश, ऐसा ही गुण है एक अपने अंदर का आवेश, जिसमें हम क्या कहते हैं? आवेश भी अपने अंदर का एक ऐसा गुण है जो कि वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या उससे उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन कर सकता है। द्वारा समझते हैं, मैंने क्या कहा? आवेश क्या होता है? आवेश किसी वस्तु का भागुड़ जो कि वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या उससे उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन कर सकता है। क्या कहलाता है? हमारा आवेश कहलाता है। ओके, नोट करें, वीडियो पॉज करके नोट करें, वीडियो पॉज करके नोट करें। ओके, बता रहे हैं, समझें।
कल कॉलेज बंद हो जाएगा, फिर एक लड़के से जुदा हो जाएगी, मिल नहीं पाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं हम आवेश के बारे में बात। आवेश क्या होता है इसको देखते हैं। आवेश, अच्छा आवेश किसको कहते हैं? किसी वस्तु का वह अंदर का गुण, किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण जो कि विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उससे उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करता है। तो मतलब आवेश क्या है? किसी वस्तु के अंदर का वह गुण जो विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या उससे उत्पन्न या उनका अनुभव कर सकता है, ऐसा लिख लेते हैं, या उनका अनुभव कर सकता है। हमने क्या बताया भाई? आवेश एक ऐसी चीज है जो कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या उससे उत्पन्न या उनको अनुभव कर सकता है कि विद्युत क्षेत्र है या नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं है, इस बारे में। अच्छा और थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम इसी डेफिनेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण जो कि विद्युत या विद्युत बल उत्पन्न कर सकता है, विद्युत बल आरोपित कर सकता है या उसको अनुभव कर सकता है, उसको भी क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। अच्छा आवेश भी अपने आप में दो प्रकार का होता है। आवेश भी अपने आप में दो प्रकार का होता है। एक तो ऋणात्मक आवेश और दूसरा होता है धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश कौन सा होता है? वह वस्तु जिसपे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जिसपे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जिसपे इलेक्ट्रॉन बहुमूल्य होते हैं, जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हुए होते हैं, वो वस्तु कहलाती है ऋणावेशित। अगर हम बात करें इसमें ऋणावेश में, तो वह वस्तु जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो क्या कहलाएगी? ऋणावेशित वस्तु। और जिस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है, वह धनावेशित कहलाती है। वह धनावेशित कहलाती है। मतलब एक ऐसी वस्तु जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, एक ऐसी वस्तु जिसने इलेक्ट्रॉन दान में दे दिए हैं, एक ऐसी वस्तु जिसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, वो वस्तु कहलाती है धनावेशित। अच्छा एक ऐसी वस्तु जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं, जिस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है, जिसने इलेक्ट्रॉन दान में ले लिए हैं, वो कहलाती है ऋणावेशित। अच्छा हम कैसे समझे? हम नहीं मानते भैया, मुझे तो एग्जांपल दे दीजिए, जब मानूंगा तो हम भैया मैं तो लो एग्जांपल लो। इसमें क्या है? एग्जांपल पहले नोट कर लो। इसको ऐसा करते हैं, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी। पढ़ ले वफा बाद में याद करोगी। चल याद कर, पढ़ इसको, नोट कर। नोट हुआ? वफा याद करवा दो इनको, पढ़ना गया बाहर में। जब भी पता है वो दूसरी के साथ लग गई है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो हम बात कर रहे हैं आगे तरफ आवेश में। देखो क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक ये वस्तु है जिस पे प्लस की 8 ए आवेश है, एक पे माइनस 8 ए आवेश है। दूसरा एक और वस्तु है जिस पे 32 ई आवेश है और माइनस 32 ई आवेश है। मतलब ये दोनों उदासीन हैं। टोटल आवेश देखो 0, प्लस का 8 और माइनस का 8 टोटल जोड़ के 0। ऐसे हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस के 32 और माइनस के 32 टोटल जोड़ के 0। मतलब दोनों ही अभी इस टाइम पे उदासीन है। पर ये अभी क्या कर रहा है? अभी ये क्या कह रहा है हमसे? सीधी सी
सी एक बात कह रहा है कि भाई ये बहुत ज्यादा गरीब है, दिख भी रहा होगा इस पे भाई बहुत कम आवेश है। अब क्या कहेगा ये इससे कि भाई साहब कुछ भी करो, मुझे थोड़ा सा दान दो, मुझे थोड़ी सी चीज दे दो। तो अब ये क्या कर रहा है, हमने क्या कहा कि ये इसको देने लगेगा। अच्छा, क्या ये प्लस का 32 चार्ज मतलब प्लस का चार्ज दे सकता है? नहीं दे सकता भैया। ये भी कहेगा देख माइनस का तो मैं तुझे दे दूंगा, इलेक्ट्रॉन तो मैं अपने तुझे दे दूंगा, पर प्रोटॉन नहीं दे सकता भैया। मैं कैसे भी, मेरी औकात खुद की नहीं है, मेरे तो छोड़ मेरे पापा जी नहीं दे पाएंगे तुझे। ऐसा क्यों? ऐसा समझते हैं। देखो एक यहाँ पे थोड़ी सी बात समझे परमाणु के बारे में। परमाणु, अच्छा परमाणु क्या होता है? परमाणु में एक तो होता है नाभिक जिसमें पूरा होता है धनावेश। क्या होता है? धनावेश। और नाभिक के चारों ओर बहुत बड़ी कक्षा में घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। और हम कौन से इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं? जो बेवफा इलेक्ट्रॉन है, जो बेवफा इलेक्ट्रॉन है, जो कि परमाणु की सबसे बाहर वाली कक्षा में रहने वाले इलेक्ट्रॉन है। उन इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं जो कि अपने आप में बेवफा है। इनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए तो ये अपनी कक्षा को छोड़कर, अपनी वस्तु को छोड़कर दूसरी वस्तु पे जाके पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनका नाम ही है बेवफा इलेक्ट्रॉन। इनको हम कहते हैं, प्रसिद्ध है केमिस्ट्री फिजिक्स में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के नाम से। इनको किसी और ने लालच दिया, ऐसे किया, थोड़ी सी एनर्जी दी, तुरंत उस पे, इसलिए इनको हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अच्छा, क्या हम धनावेश को यहां से लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते। आसानी से तो बिल्कुल नहीं लेके जा सकते। जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं कुछ करते हुए नहीं देर में एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, ऐसे हमारे प्रोटॉन नहीं जा सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे बाप वाला फोर्स लगा होता है, इनको कहते हैं बापजी, प्रबल नाभिकीय बल, जिसकी वजह से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन होते हैं प्रोटॉन से नाभिक में जुड़े हुए होते हैं, और इतने आसानी से हम प्रबल नाभिकीय बल को हटा नहीं सकते। इसलिए प्रोटॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आसानी से नहीं जा सकते। तो फिर कौन जा सकते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये क्या करेंगे, अब थोड़ा सा हम इसको घटा रहे हैं, समझ लिया, नोट कर लिया तो अच्छा है, नहीं तो मैं मिटा रहा हूं इस परमाणु वाले कंसेप्ट को। परमाणु में एक बार समझ में आ गई कि भाई परमाणु में दो चीज होती है, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है नाभिक। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति कर रहे होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा कम, बहुत बिल्कुल बाहर वाली कक्षा में होते हैं, उनको हम कहते हैं बेवफा इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो कि थोड़ी सी एनर्जी पाकर क्या हो जाते हैं, अपनी वस्तु से छोड़कर किसी और वस्तु पे जा सकते हैं। साथ ही में एक इसमें नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि आपस में एक दूसरे से एक बहुत ही ज्यादा बहुत बड़े वाले बल से जुड़े होते हैं, जिसका नाम होता है प्रबल नाभिकीय बल। और प्रबल नाभिकीय बल की वजह से ये क्या हो पाते हैं, नाभिक से बाहर नहीं निकल पाते, और एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित नहीं हो पाते। अब क्या करेगा भाई, आप समझते हैं, दोबारा से अपनी बैक स्टोरी पे आते हैं कि भाई ये गरीब आदमी, और गरीब आदमी मांग रहा है कि भाई थोड़ा सा चार्ज मुझे दे दे, मुझे भी थोड़ा सा अमीर होने दे, मुझे भी थोड़ी सी कृपा कर दे। तो ये क्या कहेगा भाई, देखो प्रोटॉन नहीं दे सकता, मतलब पॉजिटिव चार्ज मैं तुझे नहीं दे सकता, कैसे भी, क्यों? क्योंकि भैया मेरे पे खुद पे एक पापा बैठे हुए हैं, पप्पा बैठे हुए हैं मेरे, प्रबल नाभिकीय बल, जो मुझे अलाउ ही नहीं कर रहे कि मैं तुझे अपने प्रोटॉन दे दूं। हाँ, पर एक चीज दे सकता हूं जो मेरे पास है, जो बिल्कुल बेवफा है, इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं। अब क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देने लगेगा। देखो ये तो 8e हुआ, ये 32e, ये इन पे तो चेंज नहीं होने वाला, ये तो एज इट इज रहेंगे, सही है। नहीं ये इसको दे सकता, नहीं ये इसको दे सकता प्रोटॉनों को। पर एक बात बताऊं कि ये इलेक्ट्रॉनों को देने लगेगा। ये कहेगा चल तू भी क्या याद करेगा, जब ये जमाना क्या बोलेगा कि भाई मैं तो ये चल 6e माइनस के 6e इलेक्ट्रॉन दे दिए। 6e देने से यहाँ पे हो गया 14e, 8 से 14 होती हैं, और इसमें से 6 तो कितने बचेंगे, यहाँ पे रह गए हमारे 26e। अब देखो इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए, ग्रहण कर लिए। क्या कर लिए? ग्रहण कर लिए। इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। जिसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं उनके बारे में देखो, जिसने ग्रहण किए हैं उसको देखो। इस पे टोटल -6e आवेश आया, और इस पे प्लस के 6e आवेश। देखो जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिए उस पे वो क्या हो गई, ऋणावेशित हो गई, और जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिए वो क्या हो गई, धनावेशित हो गई। हम भी तो ये बात कह रहे हैं कि भाई एक ऐसी वस्तु जिसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिए, सुने, जिसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, जिसने इलेक्ट्रॉन दान में दे दिए, उस पे क्या आ जाता है, धनावेश। उस पे क्या आ जाता है, धनावेश। और जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, जिसने इलेक्ट्रॉन दान में ले लिए, उस पे क्या हो जाएगा, ऋणावेश। अच्छा एक और बात भूल गए हम,
क्या कि जो वस्तु जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन त्यागे या जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, देखो यहाँ पे 32e प्लस का चार्ज है और -24e, सॉरी गलत हो गया, 26 लिख रहा है, -26e माइनस का चार्ज है। तो हम ये कह रहे हैं कि सुनो अच्छे तरीके से, जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है इसी पे तो है वो धनात्मक से, जिस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो ऋणात्मक से। एक और बात, इसका मतलब अगर कोई वस्तु आवेशित है तो वो हम किसके आधार पर बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। आवेश की हम अगर संकल्पना देना चाहें, आवेश का अगर हम कंसेप्ट देना चाहें, अगर आवेश कहां से आया, आवेश की संकल्पना की बात करें, आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, ना कि प्रोटॉनों के आधार पर। प्रोटॉन कभी भी क्या नहीं दे सकता, प्रोटॉन कभी भी आवेश की संकल्पना, आवेश का कंसेप्ट नहीं दे सकता, क्योंकि प्रोटॉनों को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे ले जाना बहुत ही ज्यादा कठिन है, जबकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत आसानी से जा सकते हैं। इसलिए हम कहें कि भाई प्रोटॉनों की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है, तो वो दी जाती है हमारी इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। अब दोबारा समझते हैं, अगर एक वस्तु ने इलेक्ट्रॉन त्यागे तो वस्तु धनावेशित होती है, जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए वो क्या होती है, ऋण आवेशित होती है। अच्छा, अगर हम आवेश की संकल्पना को अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, नोट किया आपने, मिट गया है थोड़ा, वीडियो पॉज करें और नोट कर लें। अब तो मुझे पता चल गया आवेश का कंसेप्ट भी, अब जाके कहूंगा पिंकी से कि पिंकी देखो पे आवेश का कंसेप्ट आता है तो सीखेगी क्या, तो जालिम तो पढ़ ली, तो उससे पहले पिंकी ने पढ़ लिया, ये तू नहीं पढ़ पाएगा, पिंकी तो एक फटका देगी, जल्दी पढ़ इसको, नोट हुआ, ओके। देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा देखो, आवेश तो हमें समझ में आ गया, आवेश क्या होता है। अब समझते हैं आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि आवेश से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आवेश ने ऐसी क्या क्या चीज कर दी। पहली बात, अगर वस्तु की आवेशन की कंसेप्ट की बात करें तो आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। नंबर हेडिंग डालेंगे, आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। पहली बात क्या है कि भाई आवेश की संकल्पना, आवेश का जो कंसेप्ट दिया जाता है वो किसके आधार पर दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है। आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। नंबर 2, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे हम बात करें कलुआ और मुलुआ, दो भाई, दो दोस्त हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते भैया, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। ऐसी पिंकी रिंकी है, रिंकिया, पिंकिया रिंकिया है, ये दोनों भी नहीं करेंगे, क्यों भैया, क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज है। एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, चल तू भाग,
पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, प्लस का और माइनस का आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि भाई अगर प्लस प्लस के चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, माइनस माइनस के होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और प्लस माइनस के हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये हमारा कलुआ है और कलुआ बड़ा मक्कार है। इसमें कलुआ बड़ा मक्कार है। कलुआ पिंकी कोई नहीं, रिंकू पिंकिया कोई नहीं, रिंकिया को की तरफ देख रहा है क्योंकि इस पे आकर्षक बल ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा हैंडसम है ना, इसलिए इसके तरफ थोड़ा ही भाव ज्यादा खाता है। तो ये क्या कह रहा है कि भाई समान आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब एक जैसे आवेश है, मतलब प्लस प्लस के हैं माइनस माइनस के हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और प्लस माइनस के हैं तो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे। दूसरा पॉइंट। अच्छा, तीसरा पॉइंट के बारे में बात करें, अगर हमारा स्थिर आवेश होगा, रुका हुआ आवेश है, आलसी आवेश है, ऐसा आवेश है इसको काम करने का मन नहीं है, आराम से खर्राटे मार के सो रहा है, रुका हुआ एक बेंच पे बैठा है तो वहीं भी बैठा है, लेटा है तो लेटा है, तो मतलब बैठा हुआ है बिल्कुल, एक स्थिर आवेश है। तो वो कौन सा? वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, करता है, जबकि गतिमान आवेश वैद्युत और चुंबकीय, वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। नंबर चौथा देखें, अगर हमारा स्थिर आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, गति कर रहा है, और गतिमान कौन सा होना चाहिए? इसमें जो गतिमान लिख रहा है ना, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन करने वाला होना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेग से गति करने वाला होना चाहिए। जैसे 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 20 से चलता हुआ जा रहा है, 30 से चल रहा है तो 30 से चलता हुआ जा रहा है, तो 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 40 से चला जा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? गतिमान आवेश। अच्छा, वहीं पे एक और आवेश की बात करें, त्वरित आवेश की, तो त्वरित आवेश कौन सा होता है? तुमने देखे कभी कभार वो नाके पे, गली के कोने पे बाइक, जो बैट वाले जो बच्चे होते हैं, इनको नई नई बाइक मिली होती है, थोड़े से स्टंट वाले होते हैं, कभी 10 पे स्पीड, तो 40 पे, फिर 80 पर, फिर तुरंत पे, फिर 40 पे, तो वो होगा त्वरित आवेश। एक ऐसा आवेश जिसकी कभी तो स्पीड बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कभी बहुत तेज हो जाती है, कभी कम हो जाती है, ऐसे आवेश को हम क्या कहते हैं? त्वरित आवेश। तो त्वरित आवेश होगा वो वैद्युत चुंबकीय तरंग, देखो वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत चुंबकीय तरंग EMW उत्पन्न करता है। समझते हैं? अगर हमारा त्वरित आप देखो, अब इसमें एक बात कॉमन है, जो आलसी आदमी वो कम काम कर रहा है, उससे थोड़ा सा एक्टिव आदमी थोड़ा ज्यादा काम कर रहा है, और बहुत ज्यादा एक्टिव आदमी बहुत ज्यादा काम कर रहा है। जैसे आलसी आदमी मतलब एक स्थिर आवेश है तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, अगर हमारा गतिमान आवेश है तो वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। और वहीं पे हम बात करेंगे त्वरित आवेश के बारे में, तो त्वरित आवेश क्या काम कर रहा है? वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर रहा है, और वैद्युत चुंबकीय तरंगों को भी उत्पन्न कर रहा है। अच्छा, पांचवा पॉइंट, वैसे ये महत्वपूर्ण बिंदु में नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है, पर मैं तब भी बता दे रहा हूं कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र, और वैक्टर में क्या है? वैद्युत धारा, प्रेरित, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, प्रेरित वैद्युत धारा उत्पन्न करता है।
द्वारा देखते हैं। अब परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होगा तो वो उत्पन्न करेगा क्या, वैद्युत क्षेत्र या प्रेरित विद्युत धारा, जिसके बारे में हमें बताया था सर माइकल फैराडे ने। सर, या चलो ऐसे लिख दे रहा हूं, सर माइकल फैराडे। और छठवां पॉइंट, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ओके एवरीबॉडी, आज के लिए इतना बहुत है और हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी के बारे में कि भाई आवेश का मात्रक क्या है। साथ में हम पढ़ेंगे कि भाई आवेश उत्पन्न कैसे किया जा सकता है, आवेश बनाया कैसे जा सकता है। अगर कहें तो बनाया नहीं जा सकता, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित कर सकते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। साथ ही में हम इसी अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि भाई आवेश का क्वांटिकरण क्या होता है, आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं उसके बारे में। ये तो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। अभी हम गुण पढ़ेंगे जितने जो कि हमारे आवेश के 3 गुण हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे और शायद हम कूलाम के नियम के बारे में पढ़ें। और नेक्स्ट वीडियो हमारी लंबी वीडियो। ओके, थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय।